बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएनएस सर्वर। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये आप लोगों के नेटवर्क के अंदर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल सर्वर है। मतलब ये आप लोगों के पूरे एनवायरनमेंट की अगर मैं कहूँ कि फाउंडेशन है, तो ये बात गलत नहीं होगी। कोई भी नेटवर्क जो है आप लोगों का विदाउट डीएनएस जो है ना वो इनकम्प्लीट है। कि डीएनएस जो है ना किसी भी आईटी के एनवायरनमेंट की जान होता है। क्यों? क्योंकि डीएनएस के जरिए से आप लोगों के एनवायरनमेंट में जो भी कोई क्यूरीज हैं उनको रिस्पॉन्स किया जाता है, चाहे वो किसी यूआरएल से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्क में मौजूद किसी सर्वर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। कि क्लाइंट कंप्यूटर पर बैठा हुआ कोई भी शख्स जब किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले जो है वो लोकल डीएनएस सर्वर के पास आती है। तो देन डीएनएस सर्वर जो है उसका अप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस उसको रिटर्न करता। अच्छा, डीएनएस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मैं एक सिंगल लाइन में कहूँ कि डीएनएस होता क्या है, इसका काम क्या है, तो सिंपली आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डीएनएस जो है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारी के सारी वेबसाइट्स के सारे यूआरएल्स के सारे डोमेन्स के हम लोग आईपी एड्रेसेस जो है याद रखें। जो हमारी नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती है वो होती है आईपी एड्रेस की बेस पे। लेकिन ये एक इंसानी कमजोरी कह लें या एक कह लें कि जी ये इंसान की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे पूरी दुनिया के अंदर आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस के ऊपर जो है सारी की सारी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन होती है। अब एक ऐसा सिस्टम जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है या आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर रिजॉल्व करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। ठीक है। और अगर मैं आपको इसको किसी मिसाल से समझाना चाहूँ तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डीएनएस जो है ना वो आपके मोबाइल में मौजूद फोन बुक की तरह से काम करता है। जैसे आप लोगों के पास आपके बहुत सारे दोस्तों के, रिलेटिव्स के, जानने वालों के नंबर हैं। अब आपने किसी शख्स को कॉल करनी है तो आप उसका नाम सेलेक्ट करके आप सेंड कर देते हैं। आपको याद नहीं है कि उसके पास नंबर जो है वो यू फोन का है, वो मोबिलिंक का है, वो जैज का है, जोंग का है, कौन सा नहीं है। और आपको उसका नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने फोन के अंदर एक फोन डायरेक्टरी बनाई हुई है, आपने एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ। जुबैर को कॉल करनी है, अब जुबैर का नाम सेलेक्ट करके सेंड कर दो, उसको कॉल हो जाती है। बैक एंड के ऊपर क्या होता है? बैक एंड के ऊपर जुबैर का जो फोन नंबर होता है, जो मोबाइल नंबर होता है, उसको डायल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से वेब ब्राउजर के अंदर जब हम लोगों ने किसी वेबसाइट को खोलना हो या नेटवर्क में हमने किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी हो तो हम लोग उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखते, हम लोग जो है उसका नाम लिखते हैं जो कि कोई भी इंसान बआसानी याद रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल hotmail.com, msn.com, yahoo.com, google.com, ये नाम जो है ना हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें नामों की बजाय जो है आईपी एड्रेस याद रखना पड़े तो एक अच्छा खासा मसला है। तो डीएनएस जो है, डोमेन नेम सिस्टम जो है, ये आप लोगों के फोन बुक की तरह से जो है ना वो काम करता है। इसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की एक फोन बुक है। अच्छा, जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे जो है ना डोमेन नेम जो है वो टाइप करते हैं, लाइक microsoft.com हो गया, google.com हो गया, अपने ब्राउजर में लिखते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन microsoft.com का भी कोई आईपी एड्रेस है, कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल है। google.com का भी कोई आईपी एड्रेस है, कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ब्राउजर जो है ना वो आप लोगों का इंटरनेट के ऊपर मौजूद उस रिसोर्स को लोड करके दे देता। हर डिवाइस जो है ना इंटरनेट के ऊपर एक यूनिक आईपी एड्रेस के जरिए से कनेक्टेड है। अच्छा, अब उस आईपी एड्रेस के जरिए से ही बाकी मशीनें, बाकी लोग, बाकी दुनिया उस डिवाइस तक पहुंच सकती हैं। अब डीएनएस सर्वर जो है ना हमारी इस मजबूरी को जो है ना एलिमिनेट कर देता है कि हम लोगों ने लाजमी तौर पे आईपी एड्रेस ही टाइप करना है। मतलब हमें आईपी एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, और आईपी एड्रेस जो है ना याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। तो बजाय आईपी एड्रेस, अब वो चाहे IPv4 की फॉर्म के अंदर हो जिसके जो है वो 4 ऑक्टेट होते हैं, या फिर जो आईपी एड्रेसिंग की जो नई स्कीम है जिसको IPv6 कहते हैं, और उसके अंदर तो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होता है और वो काफी लंबा आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे लिए याद रखना बहुत मुश्किल है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन के नाम हम लोग याद रख लेते हैं। इसकी एक मिसाल आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप लोगों ने डाइवो कार्गो का नंबर मालूम करना है, न्याजी के अड्डे का नंबर आप लोगों ने मालूम करना है, सरगोदा यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नंबर मालूम करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नंबर मालूम करना है, FBR का आपने नंबर मालूम करना है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जो है 17 की सर्विस है कि आप 17 करते हो डायल। पहले तो 17 हुआ करता था, आई थिंक आजकल जो 1236 के नाम से 1236 पे कॉल करते हो, उन्हें पूछते हो कि डायवो टर्मिनल का नंबर बता दें, या डायवो कार्गो का नंबर बता दें, या पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट का नंबर बता दें, या सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो है ना फार्मेसी डिपार्टमेंट का नंबर दे दें। आप उन्हें ऑपरेट जो डायल करते हो 17 या 1236, ऑपरेटर जो है वो सर्च करके आपको बता देता है। बिल्कुल DNS भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारे नेटवर्क के अंदर जब भी कोई बंदा या बंदी, कोई भी यूजर जो है किसी भी रिसोर्स की, किसी भी URL की, किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले लोकल DNS सर्वर के पास आती है, और वो DNS सर्वर जो है देन उसके अकॉर्डिंगली उसका IP एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देता है। अच्छा, आज के इस डिस्कशन में हम लोग इंशाल्लाह जो देखेंगे कि DNS नेम रेजोल्यूशन कैसे काम करती है, DNS के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये जोन क्या होता है, रिसोर्स क्या, रिकॉर्ड क्या होता है, DNS के रोल्स कितनी तरह के हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं इनको ट्रबल शूटिंग करने के लिए, DNS को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आजकल के डिस्कशन का पार्ट होंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना ये अंडरस्टैंड कर लें कि DNS का कॉन्सेप्ट है क्या, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है। जैसे एक बार पहले भी मैंने आप लोगों ने सर्च किया था, पूरी की पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है जिस एक मुकाम के ऊपर आके सेंट्रलाइज है, जिस एक जगह पे आके इकट्ठा हुआ हुआ है, उसको हम लोग डॉट डोमेन भी कहते हैं, या उसको हम लोग रूट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो आप लोगों का रूट है या डॉट डोमेन है। इस रूट के अंडर जो है वो 13 फेमस TLDs है। मतलब ये 13 जो है ना, बहुत पुरानी बात मैं तुम बता रहा हूँ। मतलब एक्चुअल जो है ना ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आजकल जो है, मतलब 2021 की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी, ये 1503, ये 1589 के करीब जो है ना टोटल टॉप लेवल डोमेन्स बनती हैं ये, जो कि याना के पास रजिस्टर है। ठीक है, याना एक जो है ना अथॉरिटी है। ठीक है, जिस तरीके से IEEE एक अथॉरिटी है, इस तरीके से याना जो है एक अथॉरिटी है जो कि डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनीवे, पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट जो है वो जिस जगह पे आगे सेंट्रलाइज है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। रूट जो है उसको डॉट डोमेन भी कहते हैं, उसको रूट भी कहते हैं। इस रूट के अंदर जो है 13 फेमस TLDs हैं। फेमस मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए कॉम के नाम से है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए EDU के नाम से है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए MLT के नाम से है। प्लस इसके अलावा हर कंट्री की अप्रोक्सीमेटली 220 जो है ना वो कंट्रीज हैं। 220 मुल्कों की, हर एक मुल्क की अपनी अपनी एक डोमेन है। पाकिस्तान की PK के नाम से, यूनाइटेड किंगडम की UK के नाम से, यूनाइटेड स्टेट की US के नाम से है। ठीक है, आप इस तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है वो AE के नाम से है। अच्छा, प्लस इसके अलावा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग से है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs वगैरह हैं आप लोगों के, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, उनके लिए अलग से। बिजनेस पर्पसेस के लिए जो है BIZ के नाम से होगी, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए EDU के नाम से होगी। इस तरीके से नेट के नाम से जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ORG जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी के सारी जो है ये कॉम, EDU, MLT, PK, UK, नेट, बिज, ORG, ये सारी की सारी क्या है, ये टॉप लेवल डोमेन्स है। फिर इन टॉप लेवल डोमेन्स के अंडर जो है ना आप लोगों के आते हैं सेकेंडरी लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स को हम लोग TLD भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी लेवल डोमेन है उसको हम लोग बोलते हैं SLD। जितने आप लोगों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जितनी आप लोगों की फेमस वेबसाइट है, लाइक आप लोगों का हॉटमेल है, याहू है, MSN है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, यूट्यूब है, ये सारी के सारी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, Amazon, ये सारे के सारे SLDs हैं। google.com, MSN.com, hotmail.com, yahoo.com, ठीक है, amazon.com। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी लेवल डोमेन्स हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को जो ट्राइंगल नजर आ रहा है, और सॉरी आप लोगों को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो है ना ये हमारा उर्दू IT का प्रीमिसेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा उर्दू IT का एक नेटवर्क है छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास एक सर्वर लगा हुआ है, DNS सर्वर है, और ये DNS सर्वर के साथ एक स्विच है, और इस स्विच के जरिए से बाकी 4 क्लाइंट मशीनें जो है ना PC1, PC2, PC3, PC4 जो कनेक्टेड है। अब PC1 के ऊपर बैठे हुए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, अपने ब्राउजर में लिखा www.padhai.com। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जो है PC1 से लोकल DNS सर्वर के पास आएगी। लोकल DNS सर्वर अपने डेटाबेस को चेक करेगा, उसको कंघालेगा, उसको देखेगा क्या मेरे पास पढ़ाई.com का IP एड्रेस है। अब आप ये जरा इस रेड लाइन को फॉलो करें। ठीक है,
लोकल डीएनएस के पास जब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ इसको रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने उर्दू आईटी वालों ने हम लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है ब्रेन वालों से या वर्ल्ड ऑनलाइन वालों से या पीटीसीएल से या इत्तिसालात से, जो भी हमारी आईएसपी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ब्रेन से या वॉल से लिया हुआ, तो हमारा जो लोकल डीएनएस है ना, इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है और ये हमारे अपस्ट्रीम डीएनएस के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा डीएनएस जो है ना, हमारे आईएसपी के डीएनएस को क्यूरी करेगा, ब्रेन को या वॉल को। अब ब्रेन जो है वो अपने पास डेटाबेस में देखेगा कि क्या मेरे पास आईपी एड्रेस मौजूद है, मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उर्दू आईटी सॉरी पढ़ाई.com की। उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ उसको रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब ब्रेन वाले जो है वो कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, वो नेट के पास जो डीएनएस पड़ा हुआ वो उसकी तरफ उसको क्यूरी को फॉरवर्ड कर देगा। अब नेट जो है ये अपने पास देखेगा, इसको इन्फॉर्मेशन किसके पास नहीं होगी तो ये रूट की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। रूट देखेगा कि इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, इसके पास कॉम लगा हुआ है इसके आखिर में, तो वो कहेगा डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन कॉम के पास होगी, वो इसको टू द पॉइंट जो है कॉम की तरफ रिडायरेक्ट करेगा और कॉम से पूछेगा कि तुम्हारी कोई चाइल्ड डोमेन है जिसका नाम है पढ़ाई, मुझे उसका आईपी एड्रेस बताओ। तो पढ़ाई का आईपी एड्रेस कॉम जो है ना यहाँ से पिक करेगा और एक कॉपी उसके अपने पास रख लेगा, देन रूट को जो है ना उसका आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। रूट अपने पास नोट डाउन कर लेगा, देन उसके बाद जो है वो नेट को रिडायरेक्ट कर देगा। नेट अपने पास नोट डाउन कर लेगा, देन उसके बाद जो है ना ब्रेन को या वॉल को रिडायरेक्ट कर देगा। देन ब्रेन जो अपने पास उसकी कॉपी रख लेगा और देन उसके पास जो है हमारा उर्दू आईटी के जो प्रीमिसेस है उसके लोकल डीएनएस को वो दोबारा रिस्पॉन्स कर देगा कि हाँ जी आपने जो रिक्वेस्ट की थी www.padhai.com की, उसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 1.2.3.4 है। ठीक है, अब ये लोकल हमारे डीएनएस के पास पढ़ाई.com का रिकॉर्ड आ गया। पहले PC1 पे बैठे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, अब PC4 ने बैठे हुए PC4 पे बैठे हुए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की मुझे पढ़ाई.com का आईपी एड्रेस बताओ। तो अब ये पूरे का पूरा रूट इस तरीके से फॉलो नहीं होगा जिस तरीके से पहले ब्रेन, ब्रेन से नेट, नेट से रूट, रूट से कॉम, कॉम से पढ़ाई। अब ये रूट इस तरीके से फॉलो नहीं होगा, बल्कि हमारे डीएनएस के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब हमारा डीएनएस जो है अपने पास से ही जो है ना वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, PC4 को बता देगा हाँ जी पढ़ाई.com का ये आईपी एड्रेस है। इससे क्या होगा कि हमारी सर्च जो है वो नेटवर्क के अंदर ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जो पहले पूरा रूट फॉलो, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई साल लगेंगे, महीने लेंगे, हफ्ते लेंगे या दिन लेंगे, बल्कि सारे का सारा काम जो है मिली सेकेंड्स के अंदर होता ही है, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है ये सारा काम। अच्छा, लेकिन डीएनएस लगाने का फायदा क्या है कि वो आप लोगों के जो है ना डीएनएस रिकॉर्ड्स को अपने पास कैशे कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और उसके बाद जो है आप लोगों का कोई दूसरा क्लाइंट, कोई दूसरा कस्टमर, कोई दूसरा यूजर रिक्वेस्ट करता है तो वो इमीडिएटली अपने पास से रिटर्न कर देता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आप लोगों के क्लास में बैठे हुए जो ऑडियंस है, मैं इनमें से किसी स्टूडेंट कहता हूँ कि यार मुझे मार्कर चाहिए, तो अब वो देखते हैं कि मार्कर उनके पास नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो एडमिन ऑफिस में जाते हैं, एडमिन ऑफिस से जाके वो कहते हैं, सर उमर कह रहे हैं कि ये मार्कर दे दे, और वो वहां से मार्कर लेके आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने मार्कर की रिक्वेस्ट की, अब स्टूडेंट के ऑलरेडी जेब में पड़ा हुआ, उसने अपने पास से जेब में से निकाल के दे दिया। अब जेब में से निकाल के दे दिया तो उसमें वक्त कम लगा, जब वो एडमिन ऑफिस में मूव करके गया तो टाइम ज्यादा लगा था। तो डीएनएस बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो काम करता है। जी यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है? जी साद भाई, जुबैर भाई, अदनान भाई, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? जी हाँ जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, ये इस दूसरी स्लाइड के अंदर थोड़ा सा जो है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक कंप्यूटर को जो है ना यहाँ पे क्लाइंट मशीन के ऊपर ब्राउजर के अंदर एक शख्स ने लिखा है www.google.com। अब ये google.com की क्यूरी इसके कंपनी के लोकल डीएनएस के पास आई, और जब वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सका तो इसने क्या किया, आईएसपी के डीएनएस की तरफ इसको रिडायरेक्ट कर दिया। आईएसपी के डीएनएस के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसने रूट डीएनएस की तरफ इसको जो है ना रिडायरेक्ट कर दिया। रूट के पास इंफॉर्मेशन थी और रूट ने कहा फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है 216.58.216.164। ये आईपी एड्रेस उसको रिटर्न किया और उसके बाद जो है क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस मिल गया। इस तरीके से जो है आप लोगों का डीएनएस जो है वो काम करता है। ठीक है, अच्छा डीएनएस है क्या? बेसिकली डीएनएस एक आप लोगों का जो है ना नेम स्पेस है, और ये आप लोगों का जो है ना एक यूं कह लें कि जी हायरार्किकल नेमिंग स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोगों को मल्टीपल आइडेंटिफायर जो है ना आपको प्रोवाइड करता है हर नेटवर्क नोड के लिए। अच्छा, जब हम डीएनएस सर्वर हम लोग बनाते हैं या हम लोगों ने
डिसाइड किया कि जी आज हम लोग डीएनएस पढ़ रहे हैं, अब हम लोग डीएनएस कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने डिसाइड ये करना है कि डीएनएस की ना बेसिकली 4 किस्में होती हैं। एक होता है प्राइमरी डीएनएस सर्वर, एक होता है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, एक होता है फॉरवर्डेड डीएनएस सर्वर और एक होता है कैशे ओनली डीएनएस सर्वर। ये नीचे लेफ्ट साइड पे आप लोगों के चारों नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। प्राइमरी डीएनएस सर्वर के पास जो है वो डेटाबेस की मास्टर कॉपी होती है। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास जो है डेटाबेस की डुप्लीकेट कॉपी होती है। फॉरवर्डेड डीएनएस सर्वर जो है ना, जब भी कोई इसके पास क्यूरी आती है खुद से रिजॉल्व नहीं करता बल्कि अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ इसको रिडायरेक्ट कर देता है। कैशे ओनली डीएनएस सर्वर जो है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी के रिकॉर्ड्स को कैरी करता है, कैशे का काम करता है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी के रिकॉर्ड्स बढ़ जाते हैं, जब रिकॉर्ड्स हमारे हजारों नहीं लाखों की तादाद में हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की मुआवनत के लिए हम लोग कैशे ओनली डीएनएस सर्वर जो है लगाते हैं। तो आज जो हम लोग डीएनएस हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं या हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर हम लोग अपना प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। जब आप अच्छा जो डीएनएस सर्वर के जो कंपोनेंट्स है ना, डीएनएस सर्वर के डीएनएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले डीएनएस सर्वर है। आपने डिसाइड कर लिया कि हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर लगाना है। अब डीएनएस सर्वर लगाने के बाद इसके अंदर आपको जोन फाइल जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जोन क्या चीज होता है? जोन जो है ना, आप कह लें कि जो डेटाबेस की कॉपी होती है। अब जोन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आप लोगों का फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक होता है आप लोगों का रिवर्स लुकअप जोन। जोन की दो किस्में होती हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है और रिवर्स लुकअप जोन इसके वाइस वर्सा काम करता है, मतलब आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है। ठीक है, फिर हर जोन के अंदर आगे फर्दर होते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स रिकॉर्ड। A DNS zone is a specific portion of DNS namespace that contain DNS records. Zone types are forward lookup zone and reverse lookup zone. Zone की दो किस्में होती हैं. Resource records in forward lookup zones includes A record, MX record, SRV record, NS record, SOA record and CNAME record. ये different types के जो है ना records के नाम हैं. ठीक है, अभी अगली स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या. अच्छा, जो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जो हम लोग रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, वो इस तरह के रिकॉर्ड बनाएंगे, या ए रिकॉर्ड बनाएंगे, या एमएक्स रिकॉर्ड बनाएंगे, या एसआरबी बनाएंगे, एनएस बनाएंगे, एसओए बनाएंगे, या सीएनएम बनाएंगे। जबकि रिवर्स लुकअप जोन के अंदर जो भी रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड की सिर्फ एक ही किस्म होती है और वो होती है पीटीआर। पीटीआर भी कहते हैं उसको, पॉइंटर भी कहते हैं उसको। एसओए रिकॉर्ड जो है ना, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ये उस डीएनएस सर्वर के ऊपर जो बनता है कि जो कि अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है, जो कि नेम रेजोल्यूशन के लिए अहल होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक्चुअल नेम रेजोल्यूशन करता है। जितने भी आप लोगों के प्राइमरी डीएनएस सर्वर होंगे उनके ऊपर आप लोगों का स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड लाजमी बनेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जब आप डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो तो ये खुद ब खुद बन जाता है। ए रिकॉर्ड जो है ये IPv4 की जितनी भी एंट्रीज होंगी, इसको हम लोग ए रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये इसको हम लोग होस्ट ए रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट के अंदर कोई एडिशनल सर्वर लगाया, कोई फाइल सर्वर लगाया, कोई एसक्यूएल सर्वर लगाया, किसी मशीन को हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई, हम लोगों ने कोई वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाई, कोई हम लोगों ने एफटीपी साइट इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसका आईपी एड्रेस हमें डीएनएस की डेटाबेस में डालना पड़ेगा। और वो कौन सी किस्म का आईपी एड्रेस होगा, वो अगर IPv4 हो तो कौन से रिकॉर्ड होगा, वो बेसिकली हम लोग ए रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सीनेम रिकॉर्ड जो है ना, ये एलियस रिसोर्स रिकॉर्ड होता है, मतलब कैनोनिकल नेम, निक नेम की एंट्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो FTP सर्वर है उसका नाम है ftp.services.urdupoint.com। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना यूजर्स को इतना लंबा ना लिखना पड़े, ftp01.services.urdupoint.com जो है ना उनको ना लिखना पड़े, वो सिर्फ जस्ट FTP लिखें और FTP की साइट खुल के आ जाए। तो इसके लिए मुझे फिर सीनेम की एंट्री उसकी जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन सीनेम से पहले जो एक्चुअल FTP की साइट होगी उसका मुझे प्रॉपर ए रिकॉर्ड पहले मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मशीन आप जिसको भी डोमेन ज्वाइन कराते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसकी एक एंट्री हो जाती है डीएनएस के अंदर। क्यों? क्योंकि आजकल जो डीएनएस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ये डायनामिक डीएनएस है। जो ही हम लोग जो है क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराएंगे, ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री डीएनएस सर्वर के अंदर हो जाएगी। तो वो IPv4 टाइप की ही एंट्री होती है। ठीक है, एमएक्स रिकॉर्ड जो है मेल एक्सचेंज रिसोर्स रिकॉर्ड, जब भी आप लोग अपने एनवायरमेंट में एक्सचेंज सर्वर लगाओगे या मेल सर्वर लगाओगे आप लोग, तो उसका आपको एमएक्स रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। SRV स्टैंड्स फॉर सर्विस लोकेटर रिसोर्स रिकॉर्ड, कि आप लोग ये चाह रहे हो कि यूजर्स को जो है ना वो चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर ना करनी पड़े। वो आउटलुक खोलें, आउटलुक अगर डोमेन ज्वाइन मशीन के ऊपर आउटलुक इंस्टॉल हो तो खुद ब खुद वो लोकेट कर ले आपके एक्सचेंज सर्वर को या मेल सर्वर को। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल किया हुआ है या आप लोगों ने स्काई फॉर बिजनेस इंस्टॉल किया हुआ है, आपको जो है ना सर्वर का इनकमिंग आउटगोइंग सर्वर वगैरह का आपको बताना ना पड़े। आपको अपने जो है ना
आरसीपी आरपीसी सर्वर का आपको बताना ना पड़े, या आप लोगों को जो है ना वॉइस गेटवे का बताना ना पड़े, सर्विसेज खुद ब खुद ऑटो कॉन्फ़िगर हो, खुद ब खुद जो है वो कनेक्ट हो, क्लाइंट मशीन खुद ब खुद जो है एक्टिव डायरेक्टरी को मशीन को सर्च कर लें, क्लाइंट मशीन खुद ब खुद जो है वो स्काई फॉर बिजनेस का जो हमारा जो है सर्वर है उसको जो है वो लोकेट कर लें, क्लाइंट मशीन खुद ब खुद एक्सचेंज सर्वर को फाइंड कर लें। तो इस मकसद के लिए हमें सर्विस रिकॉर्ड जो है ना, सर्विस लोकेटर रिकॉर्ड या एसआरवी रिकॉर्ड जो है वो डीएनएस में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एनएस रिकॉर्ड जो है वो हमें बताता है कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कितने नेम सर्वर्स हैं, कितने डीएनएस सर्वर लगे हुए हैं। टेट्रा ए रिकॉर्ड जो है, जो 4 बार ए लिखा हुआ है, ये बेसिकली IPv4 की एंट्रीज है, कि जिस तरीके से हम लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई, कोई स्टैटिक वेबसाइट है या कोई हमारे जो है FTP साइट है, उसका हम लोगों ने डीएनएस में रिकॉर्ड एंटर किया। अगर IPv4 का रिकॉर्ड होगा तो वो ए रिकॉर्ड कहलाएगा, और अगर IPv6 का रिकॉर्ड है तो वो टेट्रा ए रिकॉर्ड कहलाएगा। मतलब इसको सिंपल होस्ट रिकॉर्ड भी कहते हैं, या IPv सिंपल होस्ट रिकॉर्ड भी इसको कहते हैं। पीटीआर रिकॉर्ड जो है, पॉइंटर रिसोर्स रिकॉर्ड जो है, रिवर्स लुकअप जोन की जितनी एंट्रीज होती है वो आप लोगों के पीटीआर रिकॉर्ड्स के अंदर होती है आपके। ठीक है, ये इंटरफेस आप लोगों ने पहले देखा हुआ है कि आप लोग TCP/IP की प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हो और यहाँ पे जाके आप आईपी एड्रेस देते हो, सबनेट मास्क देते हो, डिफॉल्ट गेट पे देते हो, और यहाँ पे आप लोग अपने प्रेफर डीएनएस या अल्टरनेटिव डीएनएस, कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में 2 डीएनएस सर्वर लगे हुए हैं, हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर हैं, पहले डोमेन कंट्रोलर का, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का मैं आईपी एड्रेस ऊपर दे दूंगा, सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस नीचे दे दूंगा। तो ये हम लोग इस तरीके से जो है अपना आईपी एड्रेस जो है TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन जाके देते हैं। ठीक है, अभी ऐसे करते हैं कि अभी हम लोग जो है ना वो मशीन के ऊपर चलते हैं, और जो है ना मशीन के ऊपर जाके जो है मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। अच्छा, हम लोग जब प्राइमरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे ना, और उसमें हम लोग फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाएंगे, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाते हुए वो मुझे फिर मजीद जो है ना वो 4 ऑप्शंस देगा। वो पूछेगा कि आपने स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बनाना है, या स्टैंडर्ड सेकेंडरी जोन बनाना है, या आपने स्टब जोन बनाना है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन होता है ना, इसके पास डेटाबेस की रीड डॉट कॉपी होती है, और जो सेकेंडरी जोन होता है इसके पास जो है ना रीड ओनली कॉपी होती है, और जो स्टब जोन होता है इसके पास जो है ना बेसिकली जो ऑलरेडी कहीं पर प्राइमरी जोन कॉन्फ़िगर हुआ होगा ना, उसकी कंप्लीट कॉपी नहीं होती, बल्कि उसके जो जरूरी रिकॉर्ड है ना सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ये हम लोग करके देखेंगे जब हम लोग जोन ट्रांसफर करेंगे, या हम लोग कहीं पर सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करेंगे, या एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस वक्त जो है ना या ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएंगे मल्टीपल डोमेन्स का, तो तब हम लोग जो है ना सेकेंडरी जोन या स्टब जोन वगैरह कॉन्फ़िगर करके देखेंगे इंशाल्लाह। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन जो है ना, कि आपके जोन का डेटा जो है ना वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इटसेल्फ जो है ना वो स्टोर हो जाए। और रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन के ऊपर जो है अगर डीएनएस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, तो वहां पे एक चेकबॉक्स होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन, आप उसको लाजमी सिलेक्ट करो। तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसको एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन भी हम लोग जो है वो बनाएंगे। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी की ना बेसिकली डिफरेंट टाइप की पार्टीशन होती हैं, तो आगे चल के इंशाल्लाह जो है ना हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशन को भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशन के बारे में भी। आई थिंक इधर दिया हुआ है, नहीं दिया देखते हैं, मेरा ख्याल है किसी स्लाइड में था इसका जिक्र। तो ये दिए हुआ है कि जो है एप्लीकेशन पार्टीशन, कॉन्फ़िग पार्टीशन, खैर ये जब इधर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कैशिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस स्लाइड के अंदर जो कैशिंग थोड़ा समझाया हुआ कि कैशिंग काम करती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले जो है क्लाइंट 1 ने जो है रिक्वेस्ट की वेरी सर्वर है, इंटरनल डीएनएस के पास की क्यूरी, इंटरनल डीएनएस से फिर इंटरनेट के डीएनएस के पास गई, इंटरनेट के पास से फिर जो है स्पेसिफिक कॉन्टोसो के डीएनएस के पास गई, फिर कॉन्टोसो के डीएनएस ने जो है सर्वर ए का रिकॉर्ड पिक किया, और उसे उसी तरीके से जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था अपने पास है कि कॉपी रखते हैं और वापस क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। अब जब क्लाइंट 2 जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये लोकल डीएनएस सर्वर इंटरनल डीएनएस सर्वर को बता देगा। मतलब क्लाइंट की क्यूरी थी कि सर्वर ए डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम, तो अब जो है क्लाइंट 2 को जो है इमीडिएटली, और इसका जो टीटीएल है, टीटीएल स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव। जब हम लोग डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं ना, फिर उसका हम लोग एक टीटीएल वैल्यू भी हम लोग सेट करते हैं, या जितने भी आप लोगों के वेबसाइट से आप कंटेंट बनते हैं ना, आपको उसका टीटीएल भी डिफाइन करना पड़ता है। खैर ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जो डिस्कस करेंगे। अच्छा, डीएनएस की ना 2 तरह की क्यूरीज होती हैं, एक होती है आइटरेटिव क्यूरी और एक होती है रिकर्सिव क्यूरी। मतलब अगर आपके क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि मुझे जो है ना रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन दो, सर्वर ने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स कर दिया, बता दिया मेरे पास मौजूद है ये नहीं है, तो ये जो है ना उसकी क्या कहलाएगी, रिकर्सिव क्यूरी कहलाएगी। और आइटरेटिव क्यूरी क्या होगी कि सर्वर के पास नहीं है, उसने से अपने से अपस्ट्रीम सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट किया, उसने आगे रूट हिंट की तरफ रिडायरेक्ट किया, तो ये जो पूरी की पूरी एक आइटरेशन चलती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आइटरेटिव क्यूरी। ठीक है, खैर ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक गई है, इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग जो है ना कॉन्फ़िगर करके देखेंगे।
तो मैं अभी सर्वर की तरफ चलता हूँ, अपने सर्वर पे लॉगिन करता हूँ और सर्वर पे लॉगिन करके आप लोगों को प्रैक्टिकली ये काम जो है करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं अपने सर्वर मशीन के ऊपर आ गया हूँ। सर्वर मशीन के अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आया। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर ये यहाँ पे मेरे पास डीएनएस का स्नैपिंग मौजूद है। ठीक है, ये डीएनएस की मैं इस मशीन पे आया हूँ और इसके ऊपर ऑलरेडी ये फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर हुआ होगा फ्री आईडी ट्रेनिंग्स के नाम से जो है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों को मैं नए सिरे से कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया और अगर रिवर्स हुआ होगा तो मैं रिवर्स को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जब इसको खोलें तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी तरह दिखाई दे रहा हो और इस तरह की सूरत हाल हो कि जब आप लोगों ने डीएनएस खोला तो डीएनएस के अंदर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप राइट क्लिक करें, कनेक्ट टू डीएनएस सर्वर पे क्लिक करें, दिस कंप्यूटर करें, ओके करें, ये आप लोगों का लोकल सर्वर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड किया हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जोन टाइप इसके बताएंगे, कौन से जोन टाइप हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक किया और मैं न्यूज जोन पे क्लिक करूंगा। एक विजिट जो इंटरेक्टिव विजिट चलना शुरू हो जाएगा, इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी जोन बनाना है या आपने सेकेंडरी जोन बनाना है या आपने स्टब जोन बनाना है। तो क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, कि इसके पास रीड राइट दोनों इख्तियारात होते हैं, मतलब राइटेबल कॉपी होती है। और सेकेंडरी जोन क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर, कि ऑलरेडी कहीं पर जो है ना डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उसकी रीड ओनली कॉपी हम लोग अपने पास लेके आ रहे हैं। तो हम लोग अपने इस एनवायरनमेंट में प्राइमरी जोन ही सिलेक्ट करेंगे और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि सबसे नीचे जो चेकबॉक्स है स्टोर द जोन इन द एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल ओनली इफ डीएनएस सर्वर इज राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इस चेकबॉक्स को मैंने लाजमी सिलेक्ट करना है। ऊपर से प्राइमरी जोन सिलेक्ट किया, नीचे से मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन तो बनाने जा रहे हो, तो इसका क्या बिहेवियर होगा कि ये बाकी जो है एक्टिव डायरेक्टरी मशीनों के अंदर जो है। अब एक्टिव डायरेक्टरी की ना डिफरेंट पार्टीशन होती है, एक होती है स्कीमा पार्टीशन, एक होती है इसकी एप्लीकेशन पार्टीशन, एक होती है इसके डीएनएस पार्टीशन। डीएनएस पार्टीशन के अंदर जो है ना डीएनएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब वो पूछ रहा है कि आप लोग जो है डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये डीएनएस आपके जो फ्री आईटी ट्रेनिंग्स है सिर्फ इसी के अंदर मौजूद, इस डोमेन के अंदर मौजूद जो है आपके सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ रेप्लिकेट करे, या कि आप लोगों के जो है ना फॉरेस्ट जो है फ्री आईटी ट्रेनिंग्स का, फ्री आईटी ट्रेनिंग्स के फॉरेस्ट के अंदर जितने डीएनएस सर्वर उन सबसे रेप्लिकेट करे। मतलब मैं इसको फॉरेस्ट फाइल रेप्लिकेट नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ बल्कि अपनी सिर्फ अपनी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर फ्री आईटी ट्रेनिंग्स के जितने डोमेन कंट्रोलर्स होंगे सिर्फ उनसे रेप्लिकेट कर। दरमियान वाले डिफॉल्ट ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। और वो पूछ रहा है कि यहाँ पे अपने जोन का नाम बताओ। तो मैंने जोन का नाम रखा freeittrainings.com। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपने सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स को आप लोगों ने जो है वो अलाउ करना है नहीं करना। अच्छा, select the type of dynamic update that updates you want to allow. Allow only secure dynamic updates recommended for Active Directory. This option is available only for the Active Directory integrated zone. Allow both secure and non-secure dynamic update. Dynamic updates of resource records are accepted from any client. This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from any untrusted zone and don't allow dynamic updates. तो मैं डायनामिक अपडेट जो है वो रिकमेंडेड है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन के अंदर, लेकिन आपने सिर्फ सिक्योर सोर्स से आपने इसको अलाउ करना है। पहली वाली ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, दूसरे वाला आपका सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब क्लाइंट मशीन जब आपकी डोमेन ज्वाइन करेगी ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस का जो है ना रिकॉर्ड डीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश पे क्लिक किया। अच्छा, अब जो ये काम किया उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जिस मशीन पे ये कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो ना, उस मशीन का आईपी एड्रेस आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी इस मशीन का आईपी एड्रेस है क्या। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताई थी, ipconfig/all। ठीक है, मेरी इस मशीन का आईपी एड्रेस है 201। तो अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स लुकअप जोन में मैंने राइट क्लिक किया, न्यू जोन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन मैं प्राइमरी जोन सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, IPv4, नेक्स्ट पे क्लिक किया।
अब मैं यहाँ पे अपनी नेट आईडी दूंगा। नेट आईडी किसको कहते हैं? आप लोगों को मैंने जब आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 126 तक अगर पहले ऑक्टेट में लिखा होता है वो क्लास ए कहलाती है। 127 से लेके एक आप लोगों का जो है 191 तक हो तो क्लास बी है, और 192 से लेके 223 तक तो क्लास सी है। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस हमारे पास है। तो क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 255 255 255 255 255। मतलब इसका जो है ना, अगर मेरे से कोई पूछता है कि इसकी नेट आईडी क्या है, तो इस आईपी एड्रेस की नेट आईडी होगी, पहले 3 ऑक्टेट्स में ऐसे ही लिख दूंगा और आखिरी वाले को मैं 0 कर दूंगा। तो इसकी नेट आईडी क्या बनती है? 192 168 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नेट आईडी अपनी नेटवर्क आईडी बतानी है 192.168.3। बस इतना ही लिखना, आगे कुछ नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन इसका भी हम लोग अलाउ सिक्योर डायनामिक अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश किया। अच्छा, रिवर्स लुकअप जोन करना कॉन्फ़िगर करना क्यों जरूरी है? कि अगर आप लोग क्यूरी करना चाह रहे हो वाइस वर्सा कि आईपी टू डोमेन मैपिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए रिवर्स लुकअप जोन जो है वो जरूरी है। बाद लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे जो है वो एनवायरमेंट में डीएनएस काम तो सही कर रहा है, लेकिन जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल के या पावरशेल खोल के हम लोग जो है आईपी एड्रेस के जरिए सर्च करते हैं किसी रिसोर्स को, तो वो नहीं होता। उसकी वजह ये कि उन्होंने रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर नहीं किया होता। अच्छा, अब इसके अंदर आपने पॉइंटर ऐड करना कैसे करोगे? आप किसी रिवर्स लुकअप जोन पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पॉइंटर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपने इस मशीन का आईपी एड्रेस आपने लिख देना। इस मशीन का आईपी एड्रेस है 201। ब्राउज पे क्लिक करोगे, आप इस मशीन के नाम पे क्लिक करोगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे क्लिक करोगे, जो अभी जोन बनाया फ्री आईटी ट्रेनिंग, इसके अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो आप वो रिकॉर्ड जो है वो ए रिकॉर्ड या होस्ट ए रिकॉर्ड या एनएस जो भी है वो पड़ा, उसको आप सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा ये मेरा डीएनएस जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डीएनएस की होगी। अब मैंने चेक करना है क्या मेरा डीएनएस सही काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा। डीएनएस सर्वर में मैंने राइट क्लिक किया और मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आया। अपने डीएनएस सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आया। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद मैंने मॉनिटरिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा अ सिंपल क्यूरी अगेंस्ट दिस डीएनएस। इसको टेस्ट नो किया, अगर तो ये पास हो गया तो इसका मतलब है डीएनएस आपका सही काम कर रहा है। अच्छा जी, डीएनएस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया और डीएनएस का मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि डीएनएस को हम लोगों ने टेस्ट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। अब चलते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पे, किसी एक क्लाइंट मशीन पे जिसने विंडोज 10 जो है वो ज्वाइन की हुई है, उस मशीन पे जाके मैं आप लोगों को इस डीएनएस का कमाल बताता हूँ कि डीएनएस किस तरीके से काम करता है, नेम रेजोल्यूशन कैसे होती है। ये मैं अपनी विंडोज 10 की मशीन के ऊपर आ गया हूँ और विंडोज 10 की मशीन के ऊपर जो है पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं ipconfig/all। ipconfig/all की कमांड मैंने आपको बताया था कि ये कमांड आप लोगों को बताती है कि आप लोगों के आईपी एड्रेस क्या है। 159 हमारे इस क्लाइंट का आईपी एड्रेस है। और देखें ये यहाँ पे प्रेफर डीएनएस जो हमारे दोनों डोमेन कंट्रोलर हैं, उन दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के आईपी एड्रेसेस यहाँ पे एज ए डीएनएस जो है ना आए हुए हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझे किसी मशीन के बारे में जो है ना मालूमात लेनी है, मुझे किसी मशीन का जो है ना आईपी एड्रेस जो है मुझे मालूम करना है। अब उस मशीन का सिर्फ मुझे नाम याद है। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम था मैं करूंगा एनएस लुकअप। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एनएस लुकअप करने के बाद विन 2019-DC02 एंटर किया तो देखें मुझे उसने उसका पूरा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी उसने रिटर्न कर दिया और मुझे उसने उसका आईपी एड्रेस भी बता दिया। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ विन 2022-DC01 एंटर किया, उसने उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी बता दिया, उसने उसका आईपी एड्रेस भी बता दिया। अच्छा, ये तो अभी वो रिसोर्सेज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे लोकल डीएनएस के पास है। अब मिसाल के तौर पे मेरे एनवायरनमेंट में मौजूद यूजर जो है वो बाहर के किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है, वो बाहर जो है ना उसकी क्यूरी जा रही है, मतलब रिकर्सिव के बजाय जो है ना आइटरेटिव क्यूरी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि क्यूरी हमारी दो तरह की होती है डीएनएस की। अगर तो क्लाइंट मशीन जो है वो सर्वर से पूछे कि हाँ जी मुझे इस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन दो, सर्वर उसको रिप्लाई कर दे, रिस्पॉन्स कर दे, हाँ या ना में जवाब दे दे, तो वो तो आपकी कहलाती है रिकर्सिव क्यूरी। लेकिन अगर सर्वर से कोई क्लाइंट कुछ पूछता और सर्वर खुद से नहीं बता पाता बल्कि अपने से अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ उसको रिडायरेक्ट करता, फॉरवर्ड करता, अपने से ऊपर वाले डीएनएस से पूछ के बताता है, तो ये कहलाएगी आप लोगों की आइटरेटिव क्यूरी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा google.com। मैं क्लाइंट मशीन में बैठा हूँ, क्लाइंट मशीन में बैठ के मैंने लिखा google.com। ये देखिए google.com जो है ना, अब उसने गूगल का आईपी एड्रेस IPv6 भी बता दिया, IP वेरिएंट 6 भी बता दिया और IP वेरिएंट 4 भी बता दिया। लेकिन साथ में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नॉन अथॉरिटेटिव आंसर।
नॉन अथॉरिटेटिव आंसर का मतलब ये है कि जिस डीएनएस ने आपको ये रिटर्न किया ये ऑथोराइज नहीं है आपको, मतलब ये जो है ना रिकर्सिव जो है ना क्यूरी नहीं थी, ये आइटरेटिव क्यूरी थी, ये क्यूरी इसने कहीं और से लाके दी। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम लोगों ने ऊपर DC01 या DC02 का हम लोगों ने सर्च किया था तो उस वक्त तो इसने हमें नॉन अथॉरिटेटिव नहीं कहा था। देखो दोबारा से बताते हैं, हम लोगों ने जो है एक टेस्ट के नाम से हम लोगों ने जो है सी नेम की एंट्री की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक निक नेम बनाया जिसका नाम था टेस्ट। टेस्ट लिख के मैंने एंटर किया तो देखें उसने मुझे ये नहीं कहा नॉन अथॉरिटेटिव, क्यों? क्योंकि ये ऑथोराइज है डीएनएस सर्वर और इसके पास ये रिकॉर्ड बना हुआ है। ये रिकॉर्ड बनाते कैसे हैं ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिकॉर्ड जो है वो कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम सर्वर के अंदर आए, फॉरवर्ड लोकल पे आप लोग राइट क्लिक करोगे, न्यू होस्ट ए रिकॉर्ड, चाहे आपने टेट्रा ए रिकॉर्ड बनाना है IPv6 का या IPv4 का। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नया जो है ना मेल सर्वर लगा और उसका नाम है mail.freeittrainings.com। इसका IP एड्रेस है 192.168.3.100 सपोज, और इसका मैंने क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर किया। मैंने कहा कि जी इसके रिवर्स लुकअप जोन की एंट्री भी क्रिएट कर दो। ऐड होस्ट पे क्लिक किया, ओके किया, डन किया। अच्छा, एक हमारे पास सपोज FTP साइट बनी, यहाँ पे मैंने न्यू होस्ट ए रिकॉर्ड और FTP01, इसका नाम रखा मैंने FTP01 और फॉर एग्जांपल इसका IP एड्रेस है 192.168.3.101 और इसका क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर मतलब रिवर्स लुकअप जोन की एंट्री भी करो, ये भी कर दिया। अच्छा, साथ में मैंने एक काम किया कि एक और सी नेम रिकॉर्ड भी आपको बना के दिखाता हूँ। होस्ट ए रिकॉर्ड का आप लोगों को पता लग गया कैसे बनाते हैं। सी नेम रिकॉर्ड के लिए राइट क्लिक किया, न्यू एलियस किया। न्यू एलियस करने के बाद जो है ना मिसाल के तौर पे DC02 हमारा एज ए वेब सर्वर एक्ट कर रहा है, तो मैं एक निक नेम की एंट्री कर रहा हूँ या मैं बल्कि खाली लिख रहा हूँ DC, कि कोई भी बंदा अगर DC की क्यूरी करे ना तो DC की क्यूरी किसके पास जानी चाहिए? वो Win 2022 की मशीन के पास जानी चाहिए। तो DC के नाम का मैंने निक नेम क्रिएट किया, ब्राउज पे क्लिक किया, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आया, जोन के अंदर आके जिसको टारगेट करना है जो ऑलरेडी होस्ट ए रिकॉर्ड बना होगा वो होस्ट ए रिकॉर्ड बताया और इसको किया। मैंने आप लोगों को अभी होस्ट ए रिकॉर्ड बनाना भी बताया और मैंने आप लोगों को सी नेम रिकॉर्ड बनाना भी बताया। मतलब नेटवर्क में जितने भी आप लोग सर्वर लगाते जाओगे, चाहे मेल सर्वर है, चाहे FTP सर्वर है, चाहे वेब सर्वर है, चाहे प्रिंट सर्वर है, चाहे फाइल सर्वर है, उसकी एंट्री आपको सबसे पहले DNS में आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने एंट्री उसकी DNS के अंदर कर दी। करने के बाद अच्छा यहाँ पे एक और चीज चले आपको मैं ये भी दिखा दूं। अभी क्लाइंट मशीन को जो है मैं क्लाइंट मशीन पे आया हूँ और क्लाइंट मशीन पे आके इसको मैंने क्लियर स्क्रीन किया, NS लुकअप किया। क्लाइंट्स को कैसे पता लगेगा कि हमारे पास एक नया वेब सर्वर आया? तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सिर्फ FTP01 लिखा। क्लाइंट ने क्या लिखा? FTP01। देखा, उसको पता लग गया FTP का IP एड्रेस क्या। मतलब एंट्री तो हम लोगों ने की सर्वर के पास, DNS सर्वर में जाके की। हर क्लाइंट का डायरेक्ट राब्ता आपके DNS सर्वर से होता है। क्लाइंट की क्यूरी सबसे पहले लोकल DNS के पास जाती है, उससे जाके पूछता हाँ भाई इसका IP एड्रेस क्या। तो देखें FTP01 उसने रिजॉल्व कर लिया। मैंने लिखा है यहाँ पे मेल, मेल लिख के एंटर किया। चाहे मैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम लिखूं, खाली मैं नेम लिखूं, दोनों सूरतों में रिजॉल्व कर रहा है। इसका मतलब है आप लोगों का DNS बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग याहू को रिजॉल्व करते हैं। yahoo.com लिखा मैंने। अब देखिए yahoo.com के जितने भी IP एड्रेस थे, चाहे वो IPv6 थे, चाहे वो IPv4 थे, वो सारे के सारे इसने रिटर्न कर दिए। लेकिन साथ में लिखा हुआ क्या आ रहा है? नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, कि ये हमारा DNS सर्वर ऑथोराइज नहीं है, ये इसने कहीं और से लाके हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो ये देखें जी, इस तरीके से DNS काम करता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे निक नेम की एंट्री को भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। मैंने खाली DC लिखा है कि मतलब DC को कोई अगर एक्सेस करना चाहे तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी DC वाली रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? Win 2022-DC01.freeittrainings.com। मतलब ये हमारा होस्ट ए रिकॉर्ड भी सही काम कर रहा है और हमारे सी नेम रिकॉर्ड भी सही काम कर रहा है। और मैं अभी क्लाइंट मशीन के ऊपर बैठ के आप लोगों को ये सारी की सारी टेस्टिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें सर्वर मशीन के ऊपर, ये सर्वर मशीन के अंदर कुछ इस रिकॉर्ड्स के साथ स्टैटिक आ रहा है। स्टैटिक का मतलब ये है कि जब डोमेन ज्वाइन हुई थी ना इन मशीनों को, तो इनका रिकॉर्ड जो है ना वो खुद ब खुद इनका बन गया था। अब देखें, ये जो अभी मैंने रिकॉर्ड मैनुअल बनाया है ना, तो ये रिकॉर्ड अभी एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा डमी रिकॉर्ड क्रिएट किया ना, इसलिए यहाँ पे इनके साथ जो है, चूंकि इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एक्चुअली मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, नेम रेजोल्यूशन हम लोग कर रहे थे। नेम रेजोल्यूशन अभी मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड लुकअप जोन के हवाले से सिर्फ बताया, टेस्ट करके दिखाया।
अब हम इस तरह करते हैं कि अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर रिवर्स लुकअप जोन की किसी एंट्री को टेस्ट करते हैं। मैंने लिखा 192.168.3.200। देखिए मैंने 3.200 किया, जो 3.200 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एफक्यूडीएन था उसने वो रिटर्न कर दिया। मैंने 201 किया, उसने उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वो था क्या नाम अपना एफक्यूडीएन उसने मुझे वो रिटर्न कर दिया। तो ये देखें इस तरीके से डीएनएस जो है हम लोगों का काम करता है। अच्छा, अब सर्वर के ऊपर फॉरवर्डर सेट कैसे करते हैं? अमूमी तौर पे जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सर्वर्स के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आए और अभी हमारा ये प्राइमरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ होगा, इसके वो फॉरवर्डर पे आएंगे। फॉरवर्डर पे आगे या तो वो गूगल के डीएनएस का एड्रेस दे देते हैं, या फिर जो आप लोगों की आईएसपी है जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होगा, आपने इत्तसलात से लिया, पीटीसीएल से लिया, ब्रेन से लिया, वॉल से लिया, आप लोग वो दे देंगे। नहीं तो फिर आप यहाँ पे जो है गूगल का, अभी हम लोगों ने गूगल का यहाँ पे डाला हुआ है कि जब भी कोई इंटरनेट की रिक्वेस्ट आए तो वो गूगल के डीएनएस की तरफ रिडायरेक्ट करे और उससे रिस्पॉन्स लेके बता दे। तो ये यहाँ से हम लोग जो है वो फॉरवर्डर सेट करते हैं। डीएनएस को टेस्ट करने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सर्वर पे राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करोगे, मॉनिटरिंग पे क्लिक करके सिंपल क्यूरी अगेंस्ट डीएनएस सर्वर, उसने इसको रिजॉल्व किया। मैंने इसको कहा रिकर्सिव क्यूरी टू द अदर डीएनएस, टेस्ट 9 पे क्लिक किया, इसने उसको भी रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस वक्त डीएनएस बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को क्लाइंट साइड पे भी इसकी टेस्टिंग बता दी और मैंने आप लोगों को सर्वर साइड के ऊपर भी इसकी टेस्टिंग बता दी। बाकी और जो रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाने देखे, जो फेमस रिकॉर्ड है वो तो सामने ही आ रहे हैं। ए रिकॉर्ड हो गया, सीनियम रिकॉर्ड हो गया, एमएक्स रिकॉर्ड हो गया। कुछ होते हैं आप लोगों के सर्विस टाइप के रिकॉर्ड। तो आप लोग सर्विस टाइप के रिकॉर्ड कैसे बनाते हो? आप लोग राइट क्लिक करोगे, अदर न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप सर्विस टाइप आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कि किस मकसद के लिए आप बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये बनाना है, टेक्स्ट टाइप रिकॉर्ड बनाना है, या आप लोगों ने कोई सर्विस रिकॉर्ड बनाना, आपने सर्विस लोकेशन पे क्लिक किया, ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब ये सर्विस जो है कौन से प्रोटोकॉल के लिए है? ये अंडरस्कोर टीसीपी के लिए है, या ये आप लोगों की जो है कोई और प्रोटोकॉल है? और सर्विस कौन सी आप लोगों की? फिंगर की सर्विस है, एचटीटीपी की सर्विस है, कैरकुलोस की सर्विस है, एलडैप की सर्विस है, एनएनटीपी की सर्विस है, टेलनेट की सर्विस है। किस सर्विस है अगेंस्ट आप ये रिकॉर्ड जो है कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो? तो यहाँ से आप अपने रिक्वायर्ड सर्विस जो है ना, अपने वो जो भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करनी है वो आप बताओगे, फिर उसको खुद ब खुद पोर्ट जो है डिटरमिन कर लेगा। अगर कस्टमाइज पोर्ट होगी तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पोर्ट का, और कौन सा जो है ना होस्ट ये सर्विस ऑफर कर रहा है। मिसाल के तौर पे टेलनेट की सर्विस जो है ना, ये ऑफर कौन कर रहा है? टेलनेट की सर्विस हमारा DC01 कर रहा है। तो यहाँ पे होस्ट ऑफरिंग दिस सर्विस में उस सर्वर का एफक्यूडीएन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। सिंपल। इसी तरीके से अगर जो है एलडैप की सर्विस कोई क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, एलडैप जो है वो टीसीपी की पोर्ट नंबर 389 के ऊपर काम करता है, तो जो सर्वर वो सर्विस ऑफर कर रहा है उसका यहाँ पे एफक्यूडीएन में यहाँ पे उसका दे दूंगा, उस सर्वर का एड्रेस यहाँ पे बता दूंगा। तो जी ये था हमारा डीएनएस। तो ये डीएनएस जो है आज का हम लोगों का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है डीएनएस की, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसको यहीं से जो है ना जब इसका एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसको अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आप लोगों को डीएनएस कॉन्फ़िगर करना और फिर क्लाइंट साइड से जो है वो टेस्टिंग करना उसके बारे में जो है बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का होगा डीएचसीपी सर्वर इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो है हम लोग इस टॉपिक को जो है यहीं से आगे जो है वो चलाएंगे। मतलब नेक्स्ट हम लोगों का मेजर टॉपिक तो है डीएचसीपी, लेकिन साथ साथ जो है हम लोगों के डीएनएस की डिस्कशन भी जो है चलती रहेगी। हम लोग जब जितने सर्वर बनाएंगे उन तमाम सर्वर्स का रिकॉर्ड जो है ना, हम लोग आईएएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, एफटीपी करेंगे, डब्ल्यूडीएस करेंगे, डीएचसीपी करेंगे, सबकी एंट्री हम लोगों को डीएनएस में करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप लोगों को कि डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन बना के देखें, रिवर्स लुकअप जोन बना के देखें, एक्टिव डायरेक्टली इंटीग्रेटेड जोन बनाएं, उसमें रिसोर्स रिकॉर्ड एंटर करो, उसके बाद नेम रेजोल्यूशन करके देखें। अगर तो सिंपल क्यूरी आप लोगों की पास हो रही है, एनएस लुकअप के नतीजे में आप लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब डीएनएस आप लोगों का सही काम कर रहा है। ठीक है, और